हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो अगर आपसे फिजिकल केमिस्ट्री के कोई सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर्स का नाम लेता है उसमें दो चैप्टर्स सबसे दो नहीं है, तीन चैप्टर्स हैं, पर लिस्टिंग में ये चैप्टर सबसे ऊपर आता है। एक थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ लिया है, वहां पर जो भी कुछ आपने सीखा है उसका सारा यूज आप कहां पर करोगे? आयनिक इक्विलिब्रियम में करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन की चिंता आप मत करो, मैं यहां पर हूं। बस मैं आपसे जितना बोलूं उतना काम करना, चीजों पर ध्यान देना। छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा इस चैप्टर को यूज करने के लिए, उन पर फोकस करना। मैं गारंटी देता हूं आप आयनिक का क्वेश्चन कभी छोड़कर नहीं आओगे। बस थोड़ा फोकस करके पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, चीजों को दिमाग से गायब मत होने देना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर चैप्टर जो कि इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट है, दैट इज योर आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले आपको एसिड्स और बेसिस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहली चीज जो हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एसिड बेस थ्योरीज। हम यहां पर एसिड बेस थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं। पहली आपकी थ्योरी है आरेनियस थ्योरी। इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, और थर्ड जो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करते हैं लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। तो ये तीन तरह की एसिड बेस थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा तीन थ्योरी की क्या जरूरत है। देखो कुछ सब्सटेंसेस का एसिडिक कैरेक्टर आप आरएनएस थ्योरी से एक्सप्लेन करते हो, कुछ का आप ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हो, और कुछ का आप एक्सप्लेन करते हो लुईस एसिड बेस। किसी भी एक थ्योरी से आप सारे सब्सटेंसेस का एसिड बेस कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर सकते हो, इसलिए हम लोग तीन अलग अलग थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी आरएनएस थ्योरी। तो देखो क्या कहती है आरएनएस थ्योरी। आरएनएस थ्योरी सबसे पहली चीज किसी भी एसिड या बेस को डिफाइन करती है पानी में। किसमें? पानी में। अगर पानी नहीं है तो आप एसिड या बेस को डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। तो आरएनएस थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सिंपल बोलो, दिस थ्योरी explains acidic or basic character in aqueous solutions only। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको पता करना है एक सब्सटेंस एसिड है या बेस, आपको उसे पानी में डिसॉल्व करना होगा, तभी आप बता सकते हो कि वो एसिड है या फिर बेस। फिर इसके बाद ये डिफाइन करता है एसिड्स को। आरएनएस थ्योरी क्या बोलती है? एसिड्स आर सिंपली द सब्सटेंसेस विच गिव H+ ions on dissolving in water। तो पानी में डिसॉल्व करने पर ऐसे सब्सटेंस जो H+ देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स। फॉर एग्जांपल HCl का एक्वस सॉल्यूशन, ये वाटर में डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा? H+ एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो सिंस ये वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन दे रहा है, ये किसकी तरह काम करेगा? एक एसिड की तरह। दूसरा एग्जांपल देखो, H2SO4 एक्वस
डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा 2H प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। यहां पर भी क्या हो रहा है, पानी में डिसॉल्व करने पर 2H प्लस दे रहा है, साथ में बना रहा है SO4 2 माइनस। तो सिंस ये दोनों सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एसिड्स, अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी। इंपॉर्टेंट चीज, हम एक टर्म लिखते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी हम एक एसिड के लिए डिफाइन करते हैं। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस एन एसिड कैन डोनेट। तो एक एसिड जितना H प्लस डोनेट कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल HCl, यहां पर HCl ने एक H प्लस डोनेट किया है। अगर इसने एक H प्लस डोनेट किया है तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 1, और इसकी बेसिसिटी 1 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड। तो आपने इस टर्म का नाम कई बार सुना भी होगा और होपफुली आप इस टर्म को जानते भी होंगे। सिमिलरली H2SO4 कितने H प्लस दे रहा है 2, तो इसको हम कैसा एसिड बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक डाइबेसिक एसिड। इसी तरह वह एसिड जो 3 H प्लस देगा उसे हम क्या बोल देंगे, ट्राइबेसिक एसिड। चलो, ट्राइबेसिक, मोनोबेसिक, डाइबेसिक की अगर बात हुई है तो मैं आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूं। वो चीज क्या है, इसमें आप कई बार गलती कर देते हो, इसलिए यहां डिस्कस कर रहा हूं। अगर हम फास्फोरस के एसिड्स को देखें, एक होता है मेरे पास H3PO4, एक होता है H3PO3 और एक एसिड होता है H3PO2। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, और इसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना जिस चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये H3PO4 होता है, ट्राइबेसिक होता है, इसकी बेसिसिटी होती है 3। क्यों, वो मैं आपको समझाता हूं अभी। ये डाइबेसिक होता है, इसकी बेसिसिटी होती है 2, और ये H3PO2 आपका मोनोबेसिक होता है, इसकी बेसिसिटी होती है 1। यानी ये 3 H प्लस दे सकता है, ये सिर्फ 2 H प्लस दे सकता है, और ये सिर्फ 1 H प्लस दे सकता है। अगर आप इनकी शक्ल देखो, शक्ल देखने पर लग रहा है 3H 3H 3, तीनों की बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए 3, लेकिन एक्चुअली इनकी बेसिसिटी कितनी होती है 3 2 1। क्यों, रीजन छुपा है इनकी स्ट्रक्चर में। ये हम लोग इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में बनाना सीख चुके हैं इनके स्ट्रक्चर्स। P डबल बॉन्ड O, फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है। तो एक और बार सिखा रहा हूं आपको, ट्रिक है छोटी सी। एक ऑक्सीजन को तो हमेशा डबल बॉन्ड O के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है, कर दिया। अब जितने O और H बचे उनसे आप OH के कॉम्बिनेशन बनाओ। तो देखो 4 O था, एक O तो यहां पे आ गया, बचे 3O एंड 3H। तो यहां पे 3 OH के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो उनको एज इट इज अटैच कर दो। सेम चीज यहां पर आओ, 3 में से एक ऑक्सीजन तो यहां आ गया, बचे 2O और 3H। तो 2 तो बनेंगे OH के कॉम्बिनेशंस, और एक बचा H, उसको डायरेक्टली अटैच कर दो। सेम चीज यहां 2 में से एक ऑक्सीजन यहां पे आ गया, एक OH का कॉम्बिनेशन, और बाकी 2H को डायरेक्टली अटैच कर दो। कर सकते हैं। अब देखो, एक एसिड सिर्फ वो H डोनेट कर सकता है जो ऑक्सीजन से या किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो, ऑक्सीजन से हो या फ्लोरीन से हो। तो देखो यहां पर तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो इसको भी डोनेट कर सकता है, इसको भी डोनेट कर सकता है, इसको भी डोनेट कर सकता है। तो ये एसिड 3 H प्लस डोनेट कर सकता है, इसलिए ये एक ट्राइबेसिक एसिड है। इसकी बेसिसिटी कितनी है 3। आ रही बात समझ में। एक एसिड सिर्फ वो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से
डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो यहां पर मुझे ऐसे 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं और ये तीनों डोनेट कर देगा, इसलिए कैसा होगा, ट्राई बेसिक। बताओ ये कितने डोनेट कर पाएगा? यहां पर तो ऐसे सिर्फ 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। बताओ क्या ये इस हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है? ये तो किससे जुड़ा हुआ है, फास्फोरस। तो फास्फोरस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये सिर्फ 2H+ दे पाएगा और इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2, इसलिए हम इसको कैसा एसिड बोलेंगे, डाई बेसिक। वहीं आ पाओ H3PO2 पर, H3PO2 में सिर्फ ये एक H डोनेट कर सकता है, बाकी 2H डोनेट नहीं कर सकता है, इसलिए ये कैसा एसिड होगा, आपका मोनोबेसिक एसिड होगा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप गलती कर देते हो। देखने पर आपको लगता है कि तीनों ही 3 H+ दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली H3PO4 3 H देगा, PO3 2 और PO2 1। एक और ट्रिक बताऊं याद रखने की, H3PO4 जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम इसकी बेसिसिटी होगी। यहां 4 ऑक्सीजन है, बेसिसिटी 3, यहां 3 ऑक्सीजन है, बेसिसिटी 2, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, बेसिसिटी कितनी होगी, 1। क्लियर? तो ये हुई बात आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड्स क्या होता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ दे दे उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड। कॉपी करो, फिर बात करते हैं बेसिस की। फिर देखो एसिड्स के बाद डिस्कस करते हैं कि आर्हेनियस ने बेसिस को कैसे डिफाइन किया। तो देखो आर्हेनियस ने क्या बोला, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- आयन दे दे उसे हम क्या बोलते हैं, एक बेस। सिंपल इसकी डेफिनेशन भी, सब्सटेंसेस which on dissolving in water furnish OH- ions। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर ये OH- आयंस दे दें उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, बेसिस। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ दे उन्हें बोलेंगे एसिड्स, और जो OH- दे उन्हें हम क्या बोलेंगे, बेसिस। तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे NaOH, तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस एक्वस प्लस OH- एक्वस। अब बात करो MgOH होल ट्वाइस, तो ये क्या बनाएगा, Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2OH- एक्वस। तो ये सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- देते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिस। अगेन जैसे एसिड्स के लिए बेसिसिटी होती है, वैसे ही बेसिस के लिए एक टर्म होता है एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी होती है नंबर ऑफ OH- आयंस और बेस कैन डोनेट। तो एक बेस जितने OH- दे सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी एसिडिटी। तो ये 2 टर्म हो गए, एसिड्स के लिए बेसिसिटी और बेसिस के लिए क्या होती है, एसिडिटी। फर्दर यहां आप देखो NaOH ने एक OH- दिया है, तो ये एक मोनो एसिडिक बेस है। सिमिलरली इसने 2 दिए हैं, तो ये कैसा है आपके पास, डाई एसिडिक। अगर कोई 3 OH- दे सकता है तो वो कैसा होगा, ट्राई एसिडिक। तो इस तरह से आरएनएस थ्योरी एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करती है। वो जो H+ देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड्स, और वो जो OH- देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिस। ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन की कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी, तो फिर आप इसे कॉपी कर लो। फिर मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और याद रखना, ये आपके बहुत काम में आएगा। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप चाहे लिखो H+ एक्वस, सिंपल ऐसे लिखो तो जगह कम पड़ जाएगी, आगे से शुरू, ये तो आपने लिख लिया होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूमेरिकल्स में अपने काम में आएगी। अब ध्यान रखना, इन एक्वस सॉल्यूशन H plus ion exist as हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन जिसको आप जनरली क्या लिखते हो, H3O प्लस। तो ध्यान देना, अगर आपसे कोई बोले H प्लस एक्वस या बोले H3O प्लस एक्वस, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। पानी में H प्लस आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H3O प्लस एक्वस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक चीज तो आप ये ध्यान रखना। दूसरा, इस H3O प्लस को हम ऐसे लिख सकते हैं, H प्लस इन ब्रैकेट H2। इसका मतलब क्या है, एक H प्लस को एक वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है। जरूरी नहीं है एक H प्लस को एक ही वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करे, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। इसलिए जो आपका हाइड्रोनियम आयन होता है, इसका एक जनरल फॉर्मूला बनता है, जनरल फॉर्मूला। और वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है H प्लस H2O टू द होल X। ये X की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है ना। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है आप हाइड्रोनियम आयन को ऐसे ही लिखो, लिखा हुआ तो आपको हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा। H3O प्लस बोल दिया मतलब मैंने H प्लस बोल दिया, बट स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोनियम आयन का जनरल फॉर्मूला क्या है। जैसे ये H प्लस H2O होल X है ना, इसी फॉर्म में याद रखना। X के वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। कैसा क्वेश्चन आपसे इस पे पूछ सकता है, आओ बताता हूं मैं आपको क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, which of the following represents हाइड्रोनियम आयन। ऑप्शन ए, ऑप्शन है ए आपके पास, कुछ मान लो हम ले लेते हैं H4O2 प्लस। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है कुछ H7O3 2 प्लस। ऑप्शन सी H7O3 प्लस एंड ऑप्शन डी H5O प्लस। ठीक, अब आप सोचोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप सोचोगे यार मैंने तो हाइड्रोनियम आयन पढ़ा है H3O प्लस, H3O प्लस तो यहां कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप कैसे पहचानोगे, आप पहचानोगे इस जनरल फॉर्मूले से जो मैंने आपको लिखवाया है, H प्लस H2O होल X। अब आप क्या करो, X की वैल्यूज रखते जाओ। देखो X की वैल्यू मैं रखता हूं 2, तो X के लिए जैसे ही एक बार 1 रख लो, 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा H3O प्लस। फिर आप X की वैल्यू रखो 2, रख के चेक करते जाओ X2, तो ये 2 रखोगे बनेगा H प्लस इंटू H2O होल ट्वाइस। तो देखो 4 and 1 5 तो हो गए H, तो बनेगा H5O2 प्लस। बना, चार्ज तो इस पर पॉजिटिव रहेगा हमेशा। फिर आप X के लिए रखो 3, तो जैसे 3 रखोगे ये क्या बनेगा H प्लस H2O होल थ्राइस। गिनो 3 2 6 and 1 7, H7O3 प्लस। अब बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आंसर क्या होगा अपना C, दैट इज योर H7O3 प्लस। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं हाइड्रोनियम आयन के जनरल फॉर्मूले के ऊपर। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा नहीं गया है, एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। तो ये थी अपनी आर्रेनियस एसिड बेस थ्योरी जो हमको ये सिखाती है। सिंपल एसिड वो होंगे जो पानी में, ये ध्यान रखना, वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर H प्लस देंगे, और बेसिस वो होंगे जो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या देंगे, OH माइनस आयंस देंगे। ठीक,
चलो, इसके बाद हम लोग यहां पर डिस्कस कर सकते हैं कुछ लिमिटेशंस आरएनएस थ्योरी के। मैंने आपको 3 थ्योरीज के नाम बताए, तो क्यों हम सिर्फ आरएनएस थ्योरी ही यूज नहीं करते हैं, है ना। तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस थ्योरी। तो देखो, जो आपका सबसे पहला लिमिटेशन है आरएनएस थ्योरी का, वो इसका पहला पॉइंट था। मैंने आपको क्या लिखवाया कि आरएनएस थ्योरी के हिसाब से एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए आपको पानी की जरूरत है। आपको इनको पानी में डिसॉल्व करना होगा, तभी आप एसिड और बेसिक कैरेक्टर की बात कर सकते हो। तो यही इसका सबसे पहला लिमिटेशन है, एसिड और बेस कैरेक्टर can only be defined in aqueous solutions। तो अगर आपके पास वाटर मीडियम नहीं है तो आप एसिड और बेसिस की बात नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आरएनएस। ठीक, दूसरा भी इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। कुछ सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में भी एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं, उस कैरेक्टर को आरएनएस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसे क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो हम सिंपल बोल सकते हैं इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HCl गैस। HCl एक्वस तो एसिड होता है, HCl एक्वस, लेकिन HCl गैस भी एसिडिक होता है और इस चीज को आरएनएस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। AlCl3 ये भी एक एसिड की तरह बिहेव करता है, जबकि इसके पास तो H+ है ही नहीं डोनेट करने को। सिमिलरली ये कुछ सब्सटेंसेस के बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बेसिक कैरेक्टर जैसे आपका अमोनिया गैस बेस की तरह क्यों बिहेव करता है? मैंने उसको पानी में डिसॉल्व भी नहीं किया अभी, तो अगर पानी में डिसॉल्व भी नहीं किया तो मैं इसके बेसिक कैरेक्टर की बात आरएनएस कंसेप्ट के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। जबकि गैसियस अमोनिया क्या होती है नेचर में? बेसिक, वो आप जानते हो। सिमिलरली PH3 फॉस्फीन गैस, इसके बेसिक कैरेक्टर को भी आरएनएस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो इस वजह से आपकी आरएनएस थ्योरी के ये लिमिटेशंस हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ये एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन ये एक्वस मीडियम से बाहर गैसियस फेज में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्लियर? तो अब हमें जरूरत पड़ती है अगली थ्योरी की, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। आओ देखते हैं क्या होता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट और क्या ये हमको सिखाता है अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। देखो, अपना सेकंड कंसेप्ट या थ्योरी, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। इसने एसिड्स और बेसिस को एक नए तरीके से डिफाइन किया। वन वर्ड में इसने डेफिनेशन दी एसिड्स और बेसिस की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या दिस कंसेप्ट, आप एसिड्स को क्या बोल सकते हो? एसिड्स आर H+ डोनर्स। ठीक, और इसने बेसिस को कैसे डिफाइन किया? बेसिस को डिफाइन किया एज H+ एक्सेप्टर्स। तो बस ये वन वर्ड के डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H+ दे सकता है वो एसिड, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H+ ले सकता है वो क्या हो गया? बेस। तो ये डिफर कर गया। यहां पर आपको एक्वस मीडियम की जरूरत नहीं है। आरएनएस ने बेस को कैसे डिफाइन किया था? जो एक्वस मीडियम में OH- दे, लेकिन यहां इसने मीडियम की बात नहीं की। यहां पे इसने सिंपल क्या बोला? एसिड वो जो H+ दे सकता है
और बेस वो जो H+ ले सकता है। ठीक, तो अगर आपको मैं कुछ रिएक्शंस बताऊं, जैसे NH3 गैस और HCl गैस का एसिड और बेस कैरेक्टर आप ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? देखो NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, ये HCl इसके पास H+ है, तो ये अपना हाइड्रोजन अमोनिया को डोनेट करता है, तो इसने H+ दिया तो ये किसकी तरह काम करेगा? एसिड। इसने H+ लिया, ये किसकी तरह काम करेगा? बेस। रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? NH4+ प्लस Cl-। तो ये एक एसिड और ये एक बेस। एसिड और बेस के बीच में क्या हुआ? एक प्रोटॉन H+ का ट्रांसफर हुआ। तो बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है एसिड्स और बेसिस की अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। जो H+ देगा वो एसिड और जो H+ लेगा वो क्या होगा? बेस। एक और एग्जांपल देखो, अगर आप अमोनिया गैस को वाटर में डिसॉल्व करो तो आप जानते हो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर ये बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, बेसिक कैरेक्टर होता है। क्यों? यहां पर वाटर इसको एक H+ देगा, तो वाटर यहां किसकी तरह काम करेगा? एसिड। और अमोनिया यहां पर किसकी तरह काम करेगा? एज बेस। तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NH4+ प्लस साथ में क्या बनाएगा? OH-। तो वाटर ने H+ दिया एसिड और NH3 ने H+ लिया, तो ये क्या हो गया? बेस। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हुई एसिड्स और बेसिस की अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। आसान है ना? तो अब देखो, आर्रेनियस की जो कमियां रह गई थी उसको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ने एक्सप्लेन कर दिया। गैसियस फेज में एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को आप इस कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्दर इस थ्योरी से एक और नया टर्म अराइज हुआ जो आपके कई बार काम में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आता है। क्या था टर्म? टर्म है आपके पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। ये एक नया टर्म आपको सुनने को मिलेगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। क्या होते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इनको हम बोलते हैं स्पीसीज विच डिफर बाय 1 H+ आयन। ऐसा कोई भी सब्सटेंस या स्पीसी जिनमें एक H+ आयन का डिफरेंस हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। समझ में नहीं आया क्या बोल दिया? इसका मतलब क्या है? आओ इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, कॉन्जुगेट बेस क्या है? सबसे पहले मैं ये बात करता हूं। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? द स्पीसी फॉर्म्ड after removal of 1 H+ ion from an acid। एक एसिड से एक H+ हटाने के बाद जो स्पीसी बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं? उसका कॉन्जुगेट बेस। फॉर एग्जाम्पल HCl से अगर मैं एक H+ हटा दूं तो ये क्या बनाएगा? Cl-। तो ये आपका है एसिड। अगर ये एसिड है तो ये क्या हो गया? इसका कॉन्जुगेट बेस। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल HNO3 से आप एक H+ हटा दो तो ये क्या बनाएगा? NO3-। तो ये अगर आपका एसिड है तो ये क्या हो गया? इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक, एक चीज बहुत ध्यान से देखना आप, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सिर्फ एक H+ से डिफर करते हैं। एक H+ हटा दो एसिड से तो जो बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो यहां पर एक बहुत बेसिक सी चीज है जो आपसे पूछ के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। मैं अगर आपसे पूछूं H2SO4,
देखो H2SO4 2H प्लस दे सकता है ना, 2H प्लस हटाने के बाद ये क्या बनाएगा, SO4 2 माइनस। बताओ SO4 2 माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस होगा या नहीं होगा? हाँ, वेरी गुड, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स एक H प्लस से डिफर करते हैं। बताओ ये दोनों कितने H प्लस से डिफर कर रहे हैं, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो आप उसको क्या लिखोगे, HSO4 माइनस। यहां से एक H प्लस देने के बाद क्या बनेगा, HSO4 माइनस, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो ये एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस। बोलो बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हमेशा एक H प्लस से डिफर करते हैं। दूसरा, कॉन्जुगेट बेस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा बेस की तरह ही काम करेगा। एक कॉन्जुगेट बेस फर्दर एसिड की तरह काम कर सकता है। अब आप बोलोगे ये क्या चीज, ये चीज क्या है? देखो, ये कॉन्जुगेट बेस है, इसके रेस्पेक्ट में, इस एसिड के रेस्पेक्ट में इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेस बन गया। ये कॉन्जुगेट बेस वापस से किसकी तरह काम कर सकता है, एसिड की तरह काम कर सकता है। तो इस चीज पे आप ध्यान देना। ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो जनरली लोगों को हो जाता है कि कॉन्जुगेट बेस फर्दर एसिड की तरह काम नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। H2SO4 जब एक H प्लस लूज करेगा तो ये बनाएगा HSO4 माइनस। तो ये आपका एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो आपका HSO4 माइनस है, ये फिर से एक एसिड की तरह काम करेगा, एक और H प्लस देगा और क्या बनाएगा, SO4 2 माइनस। तो ये फिर से बना आपका एसिड, और अब ये SO4 2 माइनस क्या बना, इसका कॉन्जुगेट बेस। आ रही बात समझ में? तो SO4 2 माइनस H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस नहीं है। ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। एक एसिड से एक H प्लस हटाने के बाद जो स्पीसी बनी उसे हम क्या बोलते हैं, उसका कॉन्जुगेट बेस। दोनों एक H प्लस से डिफर करते हैं। अगर एक से ज्यादा H प्लस से डिफर कर रहे हैं तो वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स नहीं होंगे। दूसरा, जरूरी नहीं है कि कॉन्जुगेट बेस एक बेस की तरह काम करे, वो फर्दर एसिड की तरह काम कर सकता है। तो बात हुई कैसे हम एसिड से उसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। सेम इसी तरह हम बेस से क्या बना सकते हैं, उसका कॉन्जुगेट एसिड। कॉपी करो, फिर डिस्कस करते हैं कैसे हम एक बेस से उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं। तो जैसे हमने एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस डिफाइन किया, वैसे हम एक बेस के लिए कॉन्जुगेट एसिड डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम बोले बेस के लिए कॉन्जुगेट एसिड, तो अगर हम बोले कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, इसको हम सिंपली बोलते हैं द स्पीसी फॉर्म्ड आफ्टर एडिशन ऑफ 1H प्लस आयन टू अ बेस। तो एक बेस पर एक H प्लस आयन ऐड करने के बाद जो स्पीसी बनी उसे हम क्या बोलेंगे, उसका कॉन्जुगेट एसिड। फॉर एग्जाम्पल NH3। NH3 एक बेस है। अगर आप इसमें एक H प्लस एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो ये बना लेगा NH4 प्लस। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो, अमाइन C6H5NH2। ये भी एक बेस है। इसमें अगर आप एक H प्लस ऐड कर दो तो ये क्या बनाएगा, C6H5
NH3 प्लस। तो ये अगर बेस इसमें एक H प्लस ऐड करने के बाद क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो यहां से हमने एक नया टर्म डिफाइन किया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। एक एसिड से एक H प्लस हटा दो तो क्या बनेगा, उसका कॉन्जुगेट बेस। एक बेस में एक H प्लस ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, ये तो बात हुई कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स नेचर में हमेशा अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, नेचर में हमेशा अपोजिट होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट हमेशा क्या होगा, वीक। अगर आपके पास कोई वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हमेशा नेचर में क्या होते हैं, अपोजिट। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही अपना अगला पॉइंट है और इसका बड़े ध्यान से लिखना इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा जाता है और सबसे ज्यादा ये आपके यूज आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां आपको मेरी याद आएगी जब आप पढ़ोगे उसको। तो ये चाहो तो आप नोट डाल के लिख लो इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स आर ऑलवेज अपोजिट इन नेचर। ठीक, कहने का मतलब क्या है, जैसे HCl, ठीक है, HCl एक्वस है मान लो आपके पास, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। ये जो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ये कैसा होगा, वीक। ठीक, मान लो आपके पास H2SO4, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बनाएगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक। आप लो CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। अगर ये एक वीक एसिड है तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा CH3CO माइनस, ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो बस ये इनका नेचर होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट हमेशा वीक होगा और एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हमेशा नेचर में कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक, तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हम करेंगे भी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, ताकि आप पहचान सको कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं। कॉपी करो। इसके बाद हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, दैट इज एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। अब कॉपी करो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि एम्फीप्रोटिक स्पीसीज क्या होती है। तो देखो, ये भी आपके लिए एक नया टर्म है, इनको हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। कुछ लोग इसको एम्फोटेरिक के साथ मिक्स कर देते हैं, आप मत करना, है ना। क्या डिफरेंस है वो भी आपको बताऊंगा, नाम याद रखना। एम्फीप्रोटिक है, एम्फोटेरिक नहीं है। देखो डिफाइन कैसे करते हैं एम्फीप्रोटिक को। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस या स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो H प्लस ले भी सकती हैं और H प्लस दे भी सकते हैं। तो जो दोनों काम कर ले उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। तो हम सिंपल बोल सकते हैं, दीज आर द स्पीसीज विच कैन donate as well as accept H plus ions। तो
तो ऐसी स्पीसीज जो H प्लस दे भी सकती हैं और ले भी सकती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक, अब इनके एग्जांपल्स, तो बहुत ध्यान से आप इनके एग्जांपल्स देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, जैसे H2SO4। तो H2SO4 एक H प्लस जब देगा तो ये क्या बना सकता है? HSO4 माइनस। अब देखो, ये जो आपका HSO4 माइनस है, ये HSO4 माइनस आपने अभी भी देखा था, H2SO4 की बेसिसिटी 2 होती है। तो अभी इसने एक H प्लस दिया है, अभी एक और H प्लस दे सकता है। तो अगर ये एक और H प्लस दे तो ये क्या बनाएगा? SO4 2 माइनस। तो देखो एसिड H प्लस डोनेट कर रहा है। फर्दर ये एक H प्लस अगर एक्सेप्ट कर ले तो ये क्या बना लेगा? फिर से H2SO4। तो ये जो आपका HSO4 माइनस आयन है, ये HSO4 माइनस आयन H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है। इसलिए ये जो आयन बना, इसको हम क्या बोलेंगे? एम्फीप्रोटिक इन नेचर। तो सिंपल है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी आयन जो H प्लस दे सकता है या ले सकता है, दोनों काम कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक आयन या फिर एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। समझ में आ रही है? और एग्जांपल्स देखो, बहुत एग्जांपल्स है अपने पास और सबको आपको डील करना आना चाहिए, आसान है। जैसे मैं बात करूं कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये तो आप जानते ही हो कि ये एक डाई बेसिक एसिड है। नहीं जानते हो तो याद रखो, H2CO3 एक डाई बेसिक एसिड है। ये एक H प्लस देकर क्या बना लेगा? HCO3 माइनस, बाई कार्बोनेट आयन। अब ये जो आपका HCO3 माइनस है, देखो ये 2 H प्लस दे सकता था, एक दिया, अभी ये एक H प्लस दे सकता है। एक H प्लस देने के बाद ये बनाएगा CO3 2 माइनस, दैट इज कार्बोनेट आयन। और ये एक H प्लस ले भी सकता है और एक H प्लस लेने के बाद ये फिर से क्या बना देगा? H2CO3। तो सिंस ये आयन H प्लस दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है, अगेन ये भी कैसा हो गया? एम्फीप्रोटिक होगा। सिमिलरली आप देखो H2S भी एक डाई बेसिक एसिड होता है। एक H प्लस देने के बाद ये बनाएगा HS माइनस। अब ये जो आपका HS माइनस है, ये फर्दर अगर एक और H प्लस रिलीज कर दे तो ये बनाएगा S2 माइनस। और एक H प्लस अगर ये गेन कर ले तो ये क्या बनाएगा? H2S। अगेन ये H प्लस दे भी सकता है, ले भी सकता है, ये भी कैसा हो गया? एम्फीप्रोटिक हो गया। बात समझ में आ रही है? तो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो H प्लस दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ये तो है कुछ केसेस। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस जो आपको ध्यान रखना होगा, मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं, एक बार आप कॉपी करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लेट्स सी आप उसका सही आंसर दे पाते हो या फिर नहीं। तो आओ, मैं आपके सामने 3 स्पीसीज लिख रहा हूं, आपको बताना है इनमें से कौन एम्फीप्रोटिक है और कौन नहीं। ठीक, एक मैं लिखता हूं H2PO4 माइनस, एक मैं लिखता हूं HPO3 2 माइनस और एक मैं लिखता हूं H2PO2 माइनस। आपको बताना है इनमें से कौन एम्फीप्रोटिक है और कौन एम्फीप्रोटिक नहीं है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, 3 एसिड्स उनसे रिलेटेड है। लेट्स सी आप इसको सॉल्व कर पाते हो या नहीं। आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको आके आंसर्स बताता हूं। चलो, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो मैं आपको आंसर्स बताता हूं। ये एम्फीप्रोटिक है, ये एम्फीप्रोटिक नहीं है और ये भी एम्फीप्रोटिक नहीं है। अगर ये आपको आ गया
बहुत बढ़िया, मतलब आपने सब कुछ समझ लिया है ये, और इससे पहले जो मैंने आपको आरएनएस कंसेप्ट सिखाया था। और अगर आपका आंसर ये नहीं आ रहा है तो बहुत ध्यान से आंखें खोलकर देखो कैसे हम डिसाइड करेंगे। H2PO4 माइनस ये बनेगा कहां से? मैंने आपको अभी अभी 3 एसिड से मिलवाया था, एक H3PO4, एक H3PO3 और एक H3PO2। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इसकी बेसिसिटी होती है 3, ये 3 H+ दे सकता है। इसकी बेसिसिटी होती है 2, ये सिर्फ 2 H+ दे सकता है। और इसकी बेसिसिटी होती है 1, ये सिर्फ 1 H+ दे सकता है। तो तोड़ना शुरू करो। H3PO4 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये 1 H+ देने के बाद क्या बनाएगा? H2PO4 माइनस बनाएगा। फिर देखो सेकेंड स्टेप में ये H2PO4 माइनस फिर से एक और H+ देकर क्या बना सकता है? HPO4 2 माइनस। और थर्ड स्टेप में ये HPO4 2 माइनस फर्दर एक और H+ देकर क्या बना सकता है? PO4 3 माइनस। तो अगर मैं H2PO4 माइनस की बात करूं तो देखो ये एक H+ दे रहा है, इधर से एक H+ लेकर ये फिर से क्या बना सकता है? H3PO4। तो ये H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है, इसलिए ये कैसा है? एम्फीप्रोटिक है। सिमिलरली HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस यहां से एक H+ दे रहा है और एक H+ लेकर ये वापस से क्या बना सकता है? H2PO4 माइनस। अगेन ये H+ ले भी सकता है, दे भी सकता है, ये भी कैसा होगा? एम्फीप्रोटिक होगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हो। तो देखो ये आंसर सही है। ये तो HPO4 2 माइनस है, उसने मुझे दिया है HPO3 2 माइनस। तो आओ इसकी बात करते हैं। बताओ H3PO3 कितने स्टेप्स में डिसोसिएट होगा? 2। पहली बार ये H+ देगा और क्या बनाएगा? H2PO3 माइनस। और ये H2PO3 माइनस फर्दर एक और H+ दे सकता है और क्या बनाएगा? HPO3 2 माइनस। देखो इसकी बेसिसिटी 2 थी, इसने दोनों H+ डोनेट कर दिए। क्या ये HPO3 2 माइनस और H+ दे सकता है? दे तो नहीं सकता, बस ले सकता है। ये HPO3 2 माइनस एक H+ लेकर वापस से क्या बना सकता है? H2PO3 माइनस। ये H+ दे नहीं सकता, तो अगर ये H+ दे नहीं सकता तो ये एम्फीप्रोटिक नहीं हो सकता है। तो यहां पर ये अपना एम्फीप्रोटिक नहीं है। बताओ ये तो एम्फीप्रोटिक होगा ना? ये एक H+ दे भी सकता है और एक H+ लेकर वापस से क्या बना सकता है? H3PO3 बना सकता है। तो ये एम्फीप्रोटिक है क्योंकि H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। सेम थिंग एप्लीकेबल फॉर H2PO2 माइनस। H3PO2 मोनोबेसिक है, टूटकर क्या बनाएगा? एक H+ प्लस H, H2PO2 माइनस। अभी देखो ये तो एक ही H+ दे सकता था, दे दिया। क्या ये H2PO2 माइनस और H+ दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। अब इसके पास डोनेट करने लायक H+ बचे ही नहीं है, तो अगर ये डोनेट नहीं कर सकता तो ये भी एम्फीप्रोटिक नहीं हो सकता है। आ रही ना बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट नहीं सकते हो, आपको समझना होगा। तो जब भी आपको एम्फीप्रोटिक बताना हो, कैसे बताओगे? एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्लियर? कॉपी करो। चलो हमने डिफाइन कर दिया कि एम्फीप्रोटिक क्या होते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक में। कुछ लोग दोनों को मिक्स कर लेते हैं, आप ऐसा बिल्कुल मत करना। एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखो एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं? एम्फोटेरिक्स आर
विच कैन एक्ट एज, या विच कैन, हाँ लिख लो, एक्ट एज बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ऐसा बोल दो कि विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक, तो जो एसिड्स और बेस दोनों की तरह काम कर ले उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। सही है, यहां पर देखो ये H प्लस दे रहा है तो एसिड की तरह भी काम कर रहा है, H प्लस ले रहा है तो बेस की तरह भी काम कर रहा है। तो ये एम्फीप्रोटिक तो है, साथ में क्या है, ये एम्फोटेरिक भी है। लेकिन डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है, एम्फीप्रोटिक H प्लस के हिसाब से डिफाइंड होता है, जबकि एम्फोटेरिक H प्लस के हिसाब से डिफाइंड नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप ध्यान रखना, जितने भी एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है वो एम्फोटेरिक भी होंगे, है ना। जैसे एम्फीप्रोटिक है तो ये एसिड की तरह भी काम कर रहा है, बेस की तरह भी काम कर रहा है, यानी ये एम्फोटेरिक भी है। तो सारे एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस सारे एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस एम्फोटेरिक होंगे। उल्टा गलत है, सारे एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक हो जरूरी नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, बस यही इनके बीच में डिफरेंस है। तो मैं आपको लिखवा रहा हूं। पहली चीज, ऑल एम्फीप्रोटिक स्पीसीज are also एम्फोटेरिक। जितनी भी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है वो सबके सब क्या होती हैं, एम्फोटेरिक भी होती हैं। लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है, ये आप ध्यान रखना। बट ऑल एम्फोटेरिक स्पीसीज are not एम्फीप्रोटिक। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक, ये एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं और बेस की तरह भी, यानी ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन बताओ, क्या ये H प्लस डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता। H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है? वो भी नहीं कर सकता। तो ये क्या है, H प्लस एक्सेप्ट डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन ये एसिड बेस की तरह काम कर सकता है। तो ये एम्फोटेरिक तो है, लेकिन ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। तो बस यही डिफरेंस होता है। सारे एम्फीप्रोटिक्स एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन सारे एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक्स नहीं होते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। मैंने लिखवा दिया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो, तो आज मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेसिस। दो मेन थ्योरीज हमने डिस्कस किए, एक आर्रेनियस थ्योरी और दूसरा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। दोनों ने हमें अलग अलग तरीके से सिखाया कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। तो आर्रेनियस ने तो बोला एक्वस मीडियम में, और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने तो सिंगल वर्ड में समझाया, जो H प्लस दे वो एसिड, जो H प्लस ले वो क्या होगा, बेस। यहां से हमने सीखा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट, कि एक एसिड से अगर एक H प्लस निकाल दो तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और बेस में H प्लस ऐड कर दो तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हमेशा नेचर में क्या होते हैं, अपोजिट, यानी स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक और वीक का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आपने सीखा कि एम्फीप्रोटिक आयंस क्या होते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस दे भी और ले भी, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक। तो आप एक बार चीजों को ध्यान दो, डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करो। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है,
अभी हमें एक और चीज पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन या फिर ऑटो आयनाइजेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं।